अच्छा। अच्छा, अब ये जो मलीहा लोधी का जो आर्टिकल है, इसमें से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने अपनी फैक्ट बुक में या अपने नोट्स का हिस्सा उसको बनाना होता है। तो उसमें से हम वो चीज़ें किस तरह से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले वो स्टार्ट ही इसी तरह से करती है कि उसको क्या लगता है कि फेट जो है ऑफ अ नेशन, क्योंकि देखो एक नेशन की जो फेट है या उसकी फॉर्चून है, वो डिपेंड कर रही है ऑन गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो वो यही बता रही है सबसे पहले कि जो है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि गुड गवर्नेंस की फेट को या गुड गवर्नेंस जो है कितना हेल्प आउट कर रही होती है एक नेशन को कि वो उसकी फेट को जो है वो सक्सेसफुल बना सके। ठीक है जी, अब वो सबसे पहले ये क्वेश्चन रख रही है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है आपको सीएसएस में या पीएमएस में, कि उसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि गुड, या वो पूछ रहा है आपसे। तो आगे उसने इसी क्वेश्चन को क्या किया हुआ है, आंसर किया हुआ है प्रॉपर वे में। उसने वोकेबलरी भी उसी तरह की यूज की हुई है, उसने आइडियाज भी उसी तरह से दिए हुए हैं कि मतलब अब देखो ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहाँ तक, अराउंड यहाँ तक। ठीक है, ये जहां मैंने उसको वो किया हुआ है टेक्नोलॉजी का, ये जो सेकंड पैराग्राफ जहां पे खत्म हो रहा है, वहां तक उसने उसके चैलेंजेस की बात की है कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए अब नई ऐसी कौन सी चीजें आ चुकी हैं, और उन नई चीजों में जो है उनको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, और वो हमारी गवर्नेंस का पार्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या किस तरह से इन चीजों को किया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो जो है क्या हो गया है कि ये दो जो हैं इसमें से, इन दो पैराग्राफ्स में से अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। ठीक है, अब जब सबसे पहला पैराग्राफ हम देखते हैं तो इसमें इफेक्टिव गवर्नेंस एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप, इन दो चीजों पर वो अपना मेन जो एक आइडिया है इस पर बेस कर रही है। ठीक है, अगर मेन आइडिया इस पर बेस हो रहा है इफेक्टिव गवर्नेंस और कॉम्पिटेंट लीडरशिप पर, और फिर उसके बाद वो सेकंड आइडिया क्या रख रही है कि आपकी इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट इसी पर हो रही है, और आपकी जो है उसके बाद वो क्योंकि ऑब्वियसली देखो इकोनॉमी भी आपकी गवर्नेंस के साथ अटैच है, जैसे उस दिन मैं आपको बता रही थी कि हर चीज आपकी इकोनॉमी के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा क्या है कि उसने टेक्नोलॉजी की बात की है। अब जैसे आपने फायजा आपने लिखा हुआ था कि जो है उसके चैलेंजेस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और उसमें आपने टेक्नोलॉजी की बात की हुई थी। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आप लिखोगे। ठीक है, और इसमें इफेक्टिव गवर्नेंस और कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है, इसको इन वर्ड को या इस वोकेबलरी को आप प्रॉपरली अपने उसका हिस्सा बनाओगे। ठीक है जी, अच्छा, अब इन दो जो है पैराग्राफ्स में से सिर्फ ये कह सकते हैं कि वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसको आप सिर्फ इन छोटी छोटी चीजों को भी लिखते जाओगे ना, फिर बहुत ही प्रिसाइज करके इवन अपनी वर्डिंग में भी, तो वो चीजें बहुत हो जाएंगी, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जब उसमें आते हैं पैराग्राफ में, तो इस पैराग्राफ में वो क्या कहती है कि जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसमें गवर्नेंस ने कितना ज्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, अब जो एक रोल प्ले की बात आ जाती है कि जब एक कोविड-19 देखो किस पेंडेमिक की सिचुएशन थी, तो उसमें क्या होता है कि आपको सारी चीजें प्रॉपरली हैंडल करने की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब जैसे आप एक इमरजेंसी नाफिज कर देते हो ना किसी चीज के लिए, तो वो एक इमरजेंसी वाली एक सिचुएशन थी जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही थी। किसी एक कंट्री में तो नहीं है, नहीं होती ना। अब जैसे मार्शल लॉ लगता है, वो एक इमरजेंसी की मतलब सिचुएशन होती है जो कि किसी एक कंट्री में होती है। ठीक है, अब उस कंट्री को उसने हैंडल करना होता है। लेकिन इसमें क्या था, कोविड-19 जो है वो एक इस तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन थी कि जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड थी, और हर कंट्री जो है उसको किस तरह से टैकल करेगा। ठीक है, अच्छा, अब मेन बात ये हो गई है। अब ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, और अगर आप इसको लिखते हो तो लिखो, अगर आप नहीं लिखते हो तो आप ना लिखो। बस आप एक कोविड-19 जो है वो साथ में करके लिख दोगे तो आपको पूरी की पूरी बात ये समझ आ जाएगी, और आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका रेफरेंस है जो कि मैंने रेड से यहाँ पे लिखा हुआ है,
और ये रेफरेंस जो है आप पूरा का पूरा लिखोगे। आयशा, आपने क्या किया हुआ था कि आपने फ्रेज क्रिया वाली वो जो बुक और मतलब ऑथर का नेम लिखा है, बुक का नेम लिखा है, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि डेमोक्रेसीज हैड अ बेटर, मतलब वो क्या कहता है कि डेमोक्रेसीज जो हैं उसका रिकॉर्ड बेहतर रहा है, कि वो जो है इमरजेंसी से ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर लेती हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है, कोविड 19 ने हमें ये बताया है कि उसमें आपकी गवर्नेंस, चाहे वो डेमोक्रेसी है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें इन चीजों का फर्क आना खत्म हो गया कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होते हो कि जिस तरह से लिबरल्स जो हैं वो ज्यादातर लिख रहे होते हैं, वो डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं। तो इसने ये कहा है कि यहाँ पर जो है आप ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर डेमोक्रेसीज ने इसको ज्यादा अच्छे से हैंडल किया, यहाँ पर किसने ज्यादा अच्छे से हैंडल किया, जिसकी गवर्नेंस अच्छी थी, जो कि गवर्नेंस के लेवल पे ज्यादा ट्रस्टेड स्टेट थी, मतलब जिनकी पब्लिक जो है वो अपने गवर्नमेंट पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो उसकी वजह से जो है क्या हुआ है कि आप उस चीज को या उस पेंडेमिक की सिचुएशन को या उस इमरजेंसी की सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर गए हो। ठीक है, उसने बात बेसिकली ये की है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से पूरे के पूरे ये जो 3 से 4 लाइंस हैं, 4 लाइन मतलब 3.5 लाइंस इसमें बन रही हैं, तो इन सारी चीजों को आपने क्या करना है, कॉपी करना है। देखो पीछे मैंने आपको कहा है ना कि आप अपनी वर्डिंग में भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फ्रेज क्रिया, उसकी बुक का नेम और उसने अपनी बुक में क्या बात की है, इसको आपने कॉपी करना होता है। ठीक है जी, ये समझ आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर वो फ्रांसिस फुकुयामा की बात करता है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपने इस चीज इसको लिखा है, फ्रांसिस फुकुयामा को लिखा है कि जो है वो भी सिमिलर बात कर रहे हैं। ठीक है, पीछे वो फरीजा क्रिया के बारे में वो यही बात कहती है कि वो मतलब कॉम्पिटेंट और वेल फंक्शनिंग और ट्रस्टेड स्टेट होनी चाहिए, ना कि सिर्फ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यहाँ पर फरीद जकरिया जो है, सॉरी, फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो भी सिमिलर बात करता है कि इट इज नॉट द टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिटरमिन कैपेबल मैनेजमेंट बट एन इफेक्टिव स्टेट। इफेक्टिव स्टेट का मतलब ही क्या है कि वहां पे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, वहां पे गवर्नेंस जो है वो आपकी एक प्रॉपर वे में काम कर रही होनी चाहिए। ठीक है जी, अब सिमिलर बात ये करता है। फिर उसके वो 2020 एसए के बारे में, जो उसने एसए लिखा अपना 2020 में, आप ये वाली 1 2 और ये तकरीबन तीसरी लाइन, और फिर उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास में ये जो एंड वाली, ये मैंने रेड किया हुआ है कि व्हाट मैटर्स इन द एंड इज नॉट regime type but whether citizen trust their leaders and whether those leaders preside over a competent and effective state। इसको आपने कॉपी करना है, क्योंकि उसने वैसे भी इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है और ये फ्रांसिस फुकुयामा की उसने कोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये आपकी कॉप ये वाली चीजें आपकी कॉपी करने वाली है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद वो आती है, ये आपका फर्स्ट रेफरेंस हो गया फरीद ज़करिया वाला, सेकंड रेफरेंस आपका किसका हो गया, फ्रांसिस फुकुयामा वाला। थर्ड रेफरेंस आपका किसका आ रहा है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का। ये जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्या कहती है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट 2022। ठीक है, आप वर्ल्ड बैंक लिखोगे कि रिपोर्ट पब्लिश किसने की, और रिपोर्ट का नाम लिखोगे कि क्या, मतलब नाम क्या है, फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट रिपोर्ट 2022। और फिर उस रिपोर्ट में वो क्या कहता है, ऑन द नीड ऑफ गवर्नमेंट टू टैकल अनरिजॉल्व्ड गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ना, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में भी इवन नहीं लिखना, आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है जी, ये थर्ड क्या हो गया है आपका, रेफरेंस हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसी रिपोर्ट में ही वो क्या कहता है कि देखो, अब यहाँ से वो रिपोर्ट शुरू कर रहा है ना, तो वो, सॉरी, यहाँ से वो रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से वो रिपोर्ट के बारे में बता रही हैं, और फिर उसके बाद वो उन्हीं रिपोर्ट्स को थोड़ा सा मजीद जो है वो क्या करी, क्लैरिफाई कर रही हैं। देखो ना, ये इस वाले, इस सारे उसमें पैराग्राफ में। तो अब इस पैराग्राफ में आपने देखो, हमने कुछ हम जो है वो पूरा का पूरा लिख रहे होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें पता होती हैं, लेकिन हम उसको पूरा अगर लिखने बैठ जाएंगे तो हमें पता है कि हमारी लेंथ बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो उसमें से हमने ये देखना होता है कि इसमें से हम क्या निकालें अपने लिए, कि वो एक नई चीज आ रही हो, कोई ऐसी चीज हो जो कि आप प्रॉपरली, अगर कोई इवन वो वर्डिंग भी यूज कर लेते हो ना अपने पेपर में, तो वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हो। तो आपने यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, इट प्रपोज्ड अ गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, कि मतलब उस रिपोर्ट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर, के मतलब हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। इवन ये सजेशन भी हो जाती है और ये रिपोर्ट का पार्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या उसने बताया है कि इनोवेटिव, ट्रस्टेड, प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सिव डिमांड ऑफ सिटीजन, कि ऐसी आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए कि जो कि ट्रस्टेड भी हो, प्रिपेयर्ड फॉर द क्राइसिस भी हो, इनोवेटिव भी हो, और डिमांड ऑफ द सिटीजन को पूरा कर रही हो। ठीक है जी। ये वाली आपको चीज आई थिंक समझ आ गई होगी, और ये भी आप कॉपी करोगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है उसने 6 डायमेंशन की बात की हुई है वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट में। अब उस वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो उसने 6 डायमेंशन की बात की हुई है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी आप वन बाय वन करके, जैसे आपने लिखा हुआ था आयशा, आपने लिखा हुआ था ना ये 6 डायमेंशन वाला। तो अब आपने क्या करना है कि इस रिपोर्ट में से, अब पहला रेफरेंस वो था जो फ्रीज क्रिया का था, सेकंड फ्रांसिस फुकुयामा का था, थर्ड आपका वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर उस रिपोर्ट का नाम आएगा, फिर उसमें एक जो लाइन जो उसने पहले उसमें पैराग्राफ में कही है, फिर सेकंड पैराग्राफ में से आप सिर्फ ये लिख रहे होगे, फिर उसके बाद उसी रिपोर्ट का ही पार्ट बनाओगे कि ये 6 डायमेंशन उसने दी हुई हैं, और उस 6 डायमेंशन को वन बाय वन करके आप पूरा करोगे, कंप्लीट करोगे यहाँ तक। ठीक है जी। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद उसने रैंकिंग बताई है, ऑल्दो कि ये इसी रिपोर्ट का ही हिस्सा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंस है, और रिपोर्ट जो है जो उन्होंने रैंकिंग कर दी होती है ना, तो उसको हम किस चीज का पार्ट बनाएंगे, ये हमारा तकरीबन बन जाता है फैक्ट, कि सिंगापुर, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। आप चाहो तो ये 2022 वाली ये जो है रिपोर्ट खोल के, तो उसमें जो है आप रैंकिंग देख लो, ठीक है, कि नंबर 1 पे सिंगापुर उन्होंने दिया हुआ है, या फिनलैंड दिया हुआ है, या नॉर्वे दिया हुआ है, तो उसको नंबर 1 के हिसाब से देखो, पहले 3 लिख लो, ठीक है, सिंगापुर, फिनलैंड, नॉर्वे, और डेनमार्क भी वैसे आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, कि वो टॉप कंट्रीज हैं, और बॉटम लिस्ट में पाकिस्तान अगर बॉटम लिस्ट में आ रहा है तो उसकी नंबरिंग क्या है, आप वहां से देख के भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसी को ही मतलब सिमिलर वर्डिंग में आप इसको भी कॉपी करोगे, और इसको किस चीज का पार्ट बनाओगे, फैक्ट का पार्ट बनाओगे। ठीक है जी। अच्छा, और ये फैक्ट जो है ना हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम सारे रेफरेंसेस कोट करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने फोर्थ रेफरेंस जो दिया हुआ है, 3 रेफरेंस हमारे कंप्लीट हो गए, फोर्थ रेफरेंस उसने कौन सा दिया हुआ है, इंटेलिजेंस गवर्नेंस फॉर द 21st सेंचुरी, अ मिडल वे बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट बाय निकोलस। अच्छा, और ये जो है ये भी बुक की फॉर्म में है, तो ये हमारा फोर्थ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है। ये आप यहाँ से कॉपी करोगे, उसके ऑथर के नेम लिखोगे, क्योंकि ये दो लोगों ने मिलके लिखी है, तो इनके 2 ऑथर के नेम आ जाएंगे, और देन उसके बाद क्या आ जाएगी, इस बुक का नाम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या कहता है कि द ऑथर एग्जामिन वेदर देयर वाज नीड टू री इमेजिन गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल सिस्टम वर नॉट डिलीवरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस। ठीक है। और ये आप लिखोगे क्योंकि वो उसमें ये कहता है कि इस बुक में उसने एग्जामिन क्या किया हुआ है, मतलब मेन जो एक क्रक्स है उस बुक का, या मेन जो आप उसमें से देखते हो कि उस बुक में उसने किस चीज को फॉलो किया हुआ है, या किस चीज को लिखा हुआ है, या किस चीज को एनालाइज किया हुआ है, तो वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला, ये भी आप कॉपी करोगे। ठीक है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी नहीं लेकर आओगे, इसको आप कॉपी करोगे। अच्छा, फिर उसमें एंड पे जो ये मैंने रेड में किया हुआ है कि नॉलेजेबल डेमोक्रेसी विद अकाउंटेबल मेरिटोक्रेसी, इसकी वो बात करता है किसमें, इस बुक में। अच्छा, अच्छा, इसमें वो जो है, अच्छा, इसमें वो बात करता है इन 2 चीजों की, या इन 2 मेन आइडियाज की, नॉलेजेबल डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबल मेरिटोक्रेसी। तो आप ये वर्डिंग लाजमी लिखोगे, और इन वर्डिंग को हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है जी। ये आपका कौन सा हो गया, नंबर 4 ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं,
तो उसमें क्या करता है, मतलब आगे उसने इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में तकरीबन पिछली बातें की हुई हैं, नॉलेजेबल डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबल मेरिटोक्रेसी को, उसके बारे में उसने थोड़ी बहुत मतलब उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको आप एक दफा पढ़ लें और उसको थोड़ा सा माइंड में रख लें। अगर आपको लगता है कि आप इसको ज्यादा भूलोगे तो प्रिसाइज फॉर्म में 3 से 4 वर्ड्स में उसके बारे में लिखो और उस चीज को खत्म करो। ठीक है, नॉलेजेबल डेमोक्रेसी के बारे में 3 से 4 वर्ड्स में लिखो, खत्म करो। अकाउंटेबल मेरिटोक्रेसी को 3 से 4 वर्ड्स में करो और उसको खत्म करो। और देन आप जो है नेक्स्ट पे जब आते हो तकरीबन यहाँ पर वो किस चीज की बात करता है, यूनाइटेड स्टेट्स की और चाइना की। ठीक है जी, शुरू में जो उसने बात की है ना कि जो है बेसिकली पहले डेमोक्रेसीज जो है वो अच्छे से हैंडल कर रही होती हैं एक इमरजेंसी की सिचुएशन को। लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे ही कोविड-19 आया है तो उसने हमें बताया है कि इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेसिकली ये चीज डिपेंड नहीं कर रही होती। ये चीज डिपेंड कर रही होती है ऑन द लेवल ऑफ गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस कितनी अच्छी है। तो अब उसमें क्या उसने किया है कि यूएस और जो चाइना के बारे में उसने बात की है, ये हमारी क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि जो केस स्टडीज होती हैं वो कंट्रीज पर बेस कर रही होती हैं, उसमें किसी एक चीज को डिस्कस किया हुआ होता है। कि उसने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की केस स्टडी के थ्रू उसने बताया हुआ है कि जो है चाइना ने इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया या यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया। क्योंकि देखो ना, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, डेमोक्रेसी है। चाइना में क्या है, मतलब एक डिक्टेटरशिप उस तरह से नहीं है, लेकिन उसमें जो है मतलब अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज की जा रही होती है। जिस तरह से कम्युनिज्म जो है या कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर रूल कर रही है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे। ठीक है, लेकिन उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है या गवर्नेंस का एक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा और रोबस्ट सिस्टम है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि चाइना ने उसको अच्छे से हैंडल किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको अच्छे से हैंडल किया है। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि डिफरेंट कंट्रीज की केस स्टडी के थ्रू आप अपनी उसी बात को प्रूव कर रहे हो जो कि आपने इसमें बताई है। मतलब आपने स्टार्ट में एक बात कही ना, मतलब आपने स्टार्ट में एक आर्गुमेंट दिया, फिर उसके बाद आप उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए डिफरेंट 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 रेफरेंसेस भी ला रहे हो, कोई एक दो फैक्ट भी ला रहे हो, उसके बाद आपने केस स्टडी भी उसी चीज पर दे दी है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है यूएस और चाइना की केस स्टडी है, जो कि फायजा आपने सॉरी आयशा आपने जो है इस चीज को नहीं मतलब लिखा हुआ था। अच्छा, देन उसके बाद क्या आ जाता है कि यहाँ पर यहाँ से दिस डिस्कशन लीड्स टू ऑथर टू कंटेंट कि यहाँ से उसने क्या दिया हुआ है, सजेशंस दी हुई हैं। ठीक है, सजेशंस को मैंने कहा था कि जिस तरह की हूँ उसने सजेशंस दी हुई हूँ, आपने उसी तरह से उसको वहां से कॉपी करना है और अपने पास उसको लिख लेना है। अब जैसे उसने लिखा हुआ है ना कि दिस मीन स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर दो कि सजेशन नंबर 1 क्या है, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज इंश्योरिंग अ चेक ऑन पॉपुलिस्ट एंड पार्टिजन्स impulses by injecting the perspective of long term and common good in a strong deliberative institutions। ठीक है, मतलब ये उसका नंबर 1 क्या है, सजेशन है। नंबर 2 सजेशन क्या है, चाइना वुड नीड अ मोर पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट एंड ग्रेटर। देखो उसने क्योंकि पीछे जो है कि स्टडी दी हुई है, ठीक है, तो वो सजेशन में भी उस चीज को उसका हिस्सा बनाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सजेशन को भी सॉरी यहाँ पर आप जो ये लिख रहे होगे सजेशंस आप कॉपी कर रहे होगे, तो आप भी उस चीज को उसका पार्ट बनाओगे, क्योंकि हम इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना वुड नीड मोर पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट, कि चाइना को एक पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। चाइना में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, हालांकि उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट होगी, इवन लोगों को भी पता होगा कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से मतलब हमारा एक स्ट्रक्चर चला रही है। तो वो ज्यादा एक पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स में अकाउंटेबिलिटी है, पार्टिसिपेशन भी है, तो उनको क्या चाहिए
कि दे नीड अ मोर डीपोलिटिसाइज्ड डेमोक्रेसी, कि उनकी डेमोक्रेसी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पोलिटिसाइज्ड हो चुकी हुई है। ठीक है, ये आप उसी तरह से कॉपी करोगे, ये आपकी सजेशन नंबर 2 है। देन सजेशन नंबर 3 क्या है कि एवरी कंट्री हैज टू चूज इट्स ओन गवर्नेंस सिस्टम एंड डेवलपमेंट पाथ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सजेशन नंबर 3। और उसके बाद उसने कोर प्रिंसिपल्स और ये जो एंड वाला सेंटेंस, एंड वाला पैराग्राफ है, वो उसने किस चीज पर दिया हुआ है आपका, मतलब उस चीज को कंक्लूड किया हुआ है, वो जो पीछे उसने सारी बात की है ना, उस चीज को एंड पे जाके उसने कंक्लूड कर दिया है। ठीक है जी, आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि अगर आप एक पैराग्राफ या एक सॉरी पैराग्राफ तो नहीं, एक कॉलम या ओपिनियन या आप एक ऐसे पढ़ते हो या आप जो है एडिटोरियल पढ़ते हो, तो उसमें से हम किस तरह से चीजों को लिख रहे होते हैं, किस तरह से चीजों को अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, आप इस तरह से हाईलाइट करो। देन जब आप लिखने पर आओगे ना, मतलब जिस तरह से अभी आपने मुझे लिख के चेक करवाया है, तो अभी जैसे मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रही थी कि नंबर 1 रेफरेंस ये हो गया, नंबर 2 रेफरेंस ये हो गया, नंबर 3 रेफरेंस ये हो गया, उसमें ये लिख रहे होंगे, उसमें वो लिख रहे होंगे, तो आप ये चीज अरेंज करके वहां पर लिख लेते हो। तो इन चीजों को ना इस तरह से किया जा रहा होता है। हाँ जी, अब किसी का अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।